अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, अमेरिका से ईरान के जौहरी मुआहदे की बहाली से मुतालिक मुज़ाकरात की बाज़गश्त एक बार फिर आलमी मीडिया की ज़ीनत बन चुकी है। ईरान ने सल्तनत ओमान की सालिसी में अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी है। नाज़रीन, अमेरिका इससे कबल ईरान के साथ अबूरी जौहरी मुआहदा तय करने के मामले की तरदीद करता आ रहा था, लेकिन अब वो भी इन मुज़ाकरात की तस्दीक करता दिखाई देता है। अगर बात करें 2015 की, तो उसमें ईरान और 6 आलमी ताकतों अमेरिका, बरतानिया, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी के दरमियान जौहरी मुआहदा तय पाया था। इस मुआहदे के तहत ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी महदूद करने पर आमादगी जाहिर की थी और जवाब में ईरान पर जो आयद माशी पाबंदियाँ थीं उनमें नरमी की गई थी। फिर 2018 में उस वक्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुआहदे को ईरानी मिसाइल प्रोग्राम रोकने के लिए नाकाफ़ी करार दिया था। अमेरिका की इस मुआहदे से दस्तबरदारी के बाद ईरान ने भी पाबंदियों को नज़रअंदाज करके इसमें पेशरफ्त शुरू कर दी थी। अच्छा नाज़रीन, जब हम बात करते हैं जो बाइडन के ओहदे सदारत संभालने की, तो उसके बाद से अमेरिका ने दोबारा मशरूत तौर पर मुआहदे में वापसी का इशारा दिया, लेकिन कई इजलास होने के बावजूद इस मुआहदे को नतीजा खेज नहीं बनाया जा सक रहा था। ताहम अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि फ़रीक़ैन जो हैं वो किसी नतीजे पर पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन क्या इन मुज़ाकरात में कोई हतमी मुआहदा मुमकिन हो सकेगा? इस सारे मामले पर आज हमारे पास एक रिपोर्ट है। पहले आप वो रिपोर्ट देखिए, फिर अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे, उनसे इस बारे में बात करेंगे। ईरान सल्तनत ओमान के जरिए अमेरिका के साथ जौहरी डील और कैदियों के मुमकिन तबादले के मौजू पर बातचीत में मसरूफ है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान नासिर कनाई ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि तेहरान ओमानी हुकाम की कोशिशों का खैर मकदम करता है। इस सालिस के जरिए हम दीगर पार्टियों के साथ पैगाम रसानी में मसरूफ हैं। ये बातचीत हरगिज़ खुफिया नहीं थी। ईरान ने कभी सिफारती अमल नहीं रोका। अगर अमेरिका संजीदगी का मुजाहरा करे तो कैदियों के तबादले पर भी इत्तेफाक किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात से मुतालिक बातचीत में ईरानी और अमेरिकी हुकाम अलहदा-अलहदा कमरे में बैठे थे और ओमानी हुकाम दोनों वफूद के पैगामात एक दूसरे को पहुंचाने का काम कर रहे थे। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान 2015 में एक जौहरी मुआहदा तय पाया था। ताहम अमेरिका 2018 में एक तरफा तौर पर इस मुआहदे से अलहदा हो गया था। अमेरिका और ईरान दोनों की ख्वाहिश है कि दोबारा इस मुआहदे पर शामिल हो जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के 4 मुस्तकिल अरकान बरतानिया, चीन, फ्रांस और उसके अलावा जर्मनी की क़यादत में इन मुज़ाकरात का आगाज वियना में अप्रैल 2021 में किया गया, लेकिन मीटिंग्स होने के बावजूद फ़रीक़ैन हतमी मुसवदा तैयार न कर सके और मार्च 2022 में ये मुज़ाकरात का अमल भी तात्तुल का शिकार हो गया। तो काफ़ी महीने बाद की थी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 14 अगस्त को इसको पब्लिक के लिए 100% कंप्लीशन के साथ खोल दें। तो उसके लिए ये नहर तक यू टर्न हो जाएंगे और सिग्नल फ्री हो जाएगा और इस साइड पे भी आगे पीको रोड तक आगे ये सिग्नल फ्री हो जाएगा। तो आई थिंक ये 7-8 बड़ी आबादियाँ हैं, इन सबको बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। नहीं, वो इसमें नहीं है, वो लाहौर ब्रिज पे थी। यहाँ बंदिश, यहाँ बिजली की बंदिश नहीं, लाहौर ब्रिज पे है। वो लाहौर ब्रिज पे थी। वो हमने फिर लेस्को वगैरह से बात की और बड़ा उसका सीरियस इशू था। उसकी वजह से वो एक्चुअली हॉस्पिटल से 2 बड़े जनरल हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, तो वो लेस्को थोड़ा सा, हाँ, गुलाब देवी, तो वो घबरा रहे थे थोड़ा, लेकिन वो पुश करके वो भी हो गया। लेकिन अब वो प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। जो प्रोजेक्ट रहे शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी कोशिश की गई कि उसको कवर अप किया जाए, यहाँ पे पोल्यूशन के मामले में कोई इतना तहक़ीक़ नहीं किया गया। ये आपको मट्टी ख़त्म हो जाएगी ना, एक दफ़ा प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो अच्छा खासा। और इन्होंने ऑलरेडी LDA ने ना अपने प्रोजेक्ट के लिए हर प्रोजेक्ट के साथ एक अमाउंट लगा रहे हैं जो सिर्फ PHA को देगी या ख़ुद प्लांटेशन करेगी, तो इंशाल्लाह उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। नहीं, आपको हफ्ते 10 दिन में उस क्राइम रेट भी नीचे आता नजर आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू।
अकबर चौक लाहौर के फ्लाईओवर के दौरे के मौके पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि लाहौर की तामीर व तरक्की के लिए कोशां हैं, मसाइल को हल करने के हवाले से तमाम इक़दामात बरूए कार ला रहे हैं, आवाम के मसाइल से आगाह हैं और उन्हें हल करने के हवाले से मुख्तलिफ जो तज़वीराती मामलात हैं उनको आगे लेकर बढ़ रहे हैं और इस मसले के हल के हवाले से तवील मुद्दती और क़लील मुद्दती प्लान्स तामीर किए जा रहे हैं। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। लेकिन गुज़िश्ता साल रूस यूक्रेन जंग के आगाज के बायस ये मामला खटाई में पड़ गया। हालिया कुछ अरसे में दोनों ममालिक इन 6 मगोइयों को रद्द करते आए हैं, जिनमें दावा किया जा रहा था कि ये दोनों ममालिक 2015 के जौहरी मुआहदे की जगह एक नई उबूरी डील पर इत्तेफाक राय के करीब हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि पाबंदियों के खात्मे के बारे में कोई भी आर्ज़ी मुआहिदा इस बातचीत में शामिल नहीं है। ईरान हमेशा मामलात को सिफारतकारी के जरिए ही हल करने का हामी रहा है। नशियाती इदारे की रिपोर्ट में ज़राए के हवाले से ये दावा किया गया है कि ईरान और अमरीका एक आर्ज़ी मुआहदे के करीब हैं, जिसके नतीजे में ईरान पर आयद पाबंदियों में कुछ नरमी की जाएगी और ईरान यूरेनियम की अफजूदगी को कम करेगा। दूसरी जानिब ईरान और अमरीका कैदियों के तबादले के हवाले से भी ओमान के जरिए मुज़ाकरात में मसरूफ हैं। तर्जमान ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इशारा दिया कि मुस्तक़बिल करीब में अमरीका और ईरान के दरमियान कैदियों के तबादले की डील पर इत्तेफाक मुमकिन है। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। सारे मामले पे बात करेंगे अली सरवर नकवी साहब से, जो कि साबिक सफ़ीर रहे हैं, वियना में पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। वीडियो लिंक पर उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली सरवर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अली साहब बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त निकालने के लिए। अच्छा अली साहब, जब हम ईरान और अमेरिका की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इनके दरमियान वियना ही में होने वाले जो 1.5 साल से ज़ायद मुज़ाकरात रहे हैं, दोनों के दरमियान बातचीत होती रही है, उसमें हमने देखा कि कोई हतमी मुसव्वदा जो है वो नहीं हो सका, डेडलॉक कहीं ना कहीं बरकरार रहा। लेकिन अभी आप क्या समझते हैं कि ओमान की सालिसी में जो होने वाले मुज़ाकरात हैं, इनका नतीजा निकलेगा कोई वाक़तन, जिस तरह से सोशल मीडिया पर बात हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया पर बात हो रही है? सर जी हाँ, देखिए मैं पहले तो थोड़ा सा पस मंज़र आप अगर इजाज़त दें तो मैं बताऊं प्लीज़ कि प्लीज़ सर। ये जो ईरान और मगरबी ममालिक के दरमियान जो निगोशिएशंस मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो उसकी बड़ी तवील तारीख है। ये 2003 में जब मैं सफ़ीर था वियना में, उस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ था और आखिरकार बहुत लंबे मुज़ाकरती अमल के बाद वो 2015 में ये मुआहदा तय पाया, जो जी कि P5+1 5 परमानेंट मेंबर यूएन के प्लस जर्मनी, ये इसमें अमेरिका, फ्रांस, चाइना, रूस और फिर जर्मनी मेंबर थे। तो ये इन्होंने जो मुआहदा किया, वो सदर ट्रंप जब पावर में आए तो उन्होंने इस मुआहदे को मनसूख कर दिया और फिर ये मामला बिल्कुल तातुल का शिकार बना। और फिर जब 2020 में सदर बाइडेन सदर होकर आए तो उन्होंने इसको फिर से रिवाइव करने का इरादा ज़ाहिर किया और फिर से इस पे गुफ्तगू शुरू हुई। अब जो हो रहा है वो मैं समझता हूँ कि बहुत खुशाइन है, इसलिए कि इस तवील अरसे में दोनों फरीक को ये अंदाजा हो गया कि ये मुआहदा होना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत ना होने के। तो अब इस पे अगर ओमान के सालिसी से हो रहा है तो एक थर्ड पार्टी भी आ गई है और वो थर्ड पार्टी बहुत न्यूट्रल है और ओमान की तारीख है कि ओमान ऐसे मामलों में मगरिब और दूसरे ममालिक के दरमियान सालसी पहले भी रोल अदा कर चुका है। तो मैं समझता हूँ कि ये अब देखने की बात है कि ये दो जो मसले हैं, एक तो ईरान का जौहरी प्रोग्राम का थम जाना, कुछ उसमें रुकावट आ जानी, और दूसरे अमेरिका में जो पाबंदियां हैं ईरान के वहाँ पे उनके फंड्स मुंजमद हैं और किस्म की पाबंदियां हैं, तेल वो बेच नहीं सकते बैनुल अक़वामी मंडी में, तो ये सब पाबंदियां कुछ आसान कर दी जाएंगी। और फिर अब मैं पढ़ रहा हूँ कि कैदियों का भी तबादला एक्सचेंज होगा, तो ये बहुत सारी आसानियां जो हैं
اب وہ ایران کے لیے ہو سکتی ہیں اگر کوئی معاہدہ طے پا جاتا ہے. اگر معاہدہ طے نہیں پاتا ہے، بہت سارے گزشتہ ادوار کی طرح جو مذاکرات ہوئے ہیں ان کے بعد جو نتیجہ ہم نے دیکھا ہے، کوئی ڈیڈ لاک آ جاتا ہے دوبارہ سے، تو کیا نتائج ہوں گے؟ اس پہ میں یقیناً علی صاحب آپ سے بات کروں گی، لیکن ابھی ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ اب امریکہ نے بھی اس ضرورت کو محسوس کیا اور ایران نے بھی کہ یہ معاہدہ ہو جانا چاہیے ہے. کیا امریکہ نے اس ضرورت کو اب اس لیے محسوس کیا کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ خلیجی ریاستیں جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ بڑھا رہی ہیں، اور امریکہ کو کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس خطے کے اندر، عرب خطے کے اندر خاص طور پر، اس کی جو ایک پاور تھی، اس کی جو ایک دھاک تھی، وہ اب کم ہوتی جا رہی ہے. اس وجہ سے اس نے سوچا کہ اب اس کو تعلقات بڑھا لینے چاہیے، بہتر کر لینے چاہیے ایران سے. جی ہاں، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اب دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ امریکہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کا جو اثر و رسوخ مغرب وہ مشرق وسطی میں ہے وہ کچھ کم ہوتا جا رہا ہے، اور چین نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان کچھ معاہدے ایسے کروائے ہیں جس سے ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، استوار ہو جائیں گے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری طرف امریکہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ اگر ایران کو نہ روکا جائے تو ایران جلد ایٹمی طاقت بن جائے گا، جو کہ امریکہ کے لیے اور خاص طور پہ اسرائیل کے لیے بہت خطرناک ہے. یہ امریکہ تو اسرائیل کے مفاد کو دیکھ رہا ہوتا ہے مشرق وسطی میں، تو امریکہ وہ بھی مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے کہ ان کا پروگرام کچھ رک جائے. اور ایران کو سوٹ کرتا ہے کہ اس وقت وہ اگر آگے نہ بھی زیادہ گئے تو ان کے اوپر پابندیاں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی، اور پھر آگے وہ اپنا آپشن میرا خیال ہے کہ کھلا رکھیں گے جو بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز علی صاحب فرما دیجیے گا. ایران کی بات ہو رہی ہے، خلیجی ریاستوں کی بات ہو رہی ہے، اور پھر خاص طور پر جب چین کی بات ہو رہی ہے، چین اس میں کیا وہ کردار ادا کر رہا ہوگا، خاص طور پر کیا اس کا ری ایکشن ہوگا، یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں علی سرور صاحب. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سعودیہ اور ایران کے درمیان جو ایک بڑی خلیج تھی، جو معاملات بگڑے ہوئے تھے ان کو صحیح کرانے میں چائنا کا بڑا کردار رہا ہے، ایران کے معاملات سعودیہ کے ساتھ صحیح کروانے میں. اب ایران جب امریکہ کے ساتھ اپنے معاملات صحیح کر رہا ہوگا تو کہیں نہ کہیں وہ چائنا کے مفادات کو، اس نے جو اس کو فیورز دیے ہیں ان کو مد نظر رکھ کر یہ معاہدہ کر رہا ہوگا، یا اس کو اگنور کر دیا جائے گا ایران کی جانب سے. مفادات کو مد نظر رکھا جاتا ہے تو کس طرح کا معاہدہ ہو سکتا ہے دونوں ممالک کے درمیان، امریکہ اور چین کے درمیان؟ اگر نظر انداز کیا جاتا ہے تو پھر ایران کہاں کہاں اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوگا، کیا کیا بینیفٹس وہ امریکہ سے لے سکتا ہے اس سارے معاملے میں؟ سر جی ہاں، دیکھیے یہ اچھا سوال آپ نے دوبارہ ایک اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ اس سے بات کی وضاحت ہو سکتی ہے. اول تو ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو چین نے ثالثی کی اور وہ کامیاب ہوئی، تو اس وجہ سے چین کا اثر اور چین کا انفلوئنس مشرق وسطی میں بڑھ گیا ہے. دوسرے، ایران جو چاہتا ہے کہ اس کو چین کے مدد سے اگر اس کو امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے تو وہ امریکہ اس کی وجہ سے محسوس کرے گا کہ ایران سے کچھ تعلقات اپنے ٹھیک رکھے، تو وہ بھی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگا ایران کے لیے. اس لیے ایران اس وقت چاہے گا کہ یہ جو اگریمنٹ ہے وہ دوبارہ ریوائیو ہو جائے، لیکن اس میں ابھی بھی مسئلے ہیں. اب دیکھیے، ایگریمنٹ جب ہوگا تو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA وہاں پہ انسپیکشن زیادہ اپنا بڑھانا چاہے گی. ایران کو وہ قبول نہیں ہے، تو ایک تو یہ ہے. دوسرے یہ کہ ایران جو ہے وہ اپنے ٹرمز پہ وہ ان کے ساتھ معاہدہ کرے گا. ایران کوئی دباؤ نہیں قبول کرے گا. اور تیسرے، یہ جو قیدیوں کا میں نے کہا تھا، وہ قیدیوں کا معاملہ بھی ایران چاہے گا کہ حل ہو جائے، کیونکہ امریکہ میں ایرانی قیدی ہیں اور ایران میں امریکی قیدی بھی موجود ہیں.
ठीक है अली सरवर साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने ये कही अपनी गुफ्तगू में कि जो इस वक्त ज़्यादा पोजीशन मुस्तहकम दिखाई देती है, स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात को लेकर, वो ईरान की है। और अमेरिका कहीं ना कहीं दबाव में आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि किसी न किसी मुल्क से तो इस खत्ते के अंदर उसको अपने ताल्लुकात जो हैं वो सही रखने हैं। सऊदीया के साथ क्या मामला चल रहे हैं वो तो अभी हमने रिसेंटली जो ओपेक प्लस ममालिक ने जो फैसले किए हैं उससे बहुत ज़्यादा वाज़े हो गया। बहुत शुक्रिया अली सरवर नकवी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। वियना में जी ये साबिक सफ़ीर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और वियना ही में चूँकि ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो इनसे बेहतर शख्सियत हो नहीं सकती थी जो मैं बताती कि किस तरह से मामलात आगे बढ़ सकते हैं और किस जानिब ये सारी चीज़ें जा सकती हैं। बहरहाल जी अगर ये डील हो जाती है तो ज़ाहिर है ये तमाम ही ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद होगा, फ़ायदामंद होगा। एक चीज़ जो फ़ायदामंद नहीं बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है उस पर बात कर लेते हैं, तूफ़ानी खबर शामिल कर लेते हैं। खबर यह है नाजरीन कि समुद्री तूफ़ान जिसको नाम दिया गया है बाइपर जॉय का, उसकी बहिरा अरब में तेज़ी से पाकिस्तान की जानिब बढ़ने की इत्तलात आ रही हैं। अभी ये तूफ़ान कराची से 400 किलोमीटर दूरी पर है, ताहम इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसकी लहरें 1 से 2 दिनों तक पाकिस्तानी साहिलों से टकरा जाएंगी। अलबत्ता ये जो तूफ़ान है ये भारतीय रियासत गुजरात के शहर मांडवी के साहिल के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुका है और यहाँ तूफ़ानी बारिशें शुरू हो गई हैं, जिनसे कम 7 अफराद हलाक हुए हैं। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ तूफ़ान की तबाहकारियों से बचने और इमदादी कार्रवाइयों के लिए पाक फ़ौज के दस्ते मुख्तलिफ साहिली इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए तैयार हैं। ठट्ठा, बदीन और मुख्तलिफ जो शहर हैं आसपास के, उनके अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। सरकारी मुलाजिमीन की जो छुट्टियां थी वो मनसूख कर दी गई हैं। सिंध हुकूमत के मुताबिक शाह बंदर, केटी बंदर और बदीन के जो नज़दीकी देहात हैं उनसे 90,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। माहीगीरों को खबरदार कर दिया गया है कि वो 17 जून तक खुले समंदर में हरगिज़ न जाएं। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर दफ़ा 144 का नफाज किया गया है। नाज़रीन, तूफ़ान आने से कबल कराची में गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर और सिंध के करीबी अजला में शदीद गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि ये तूफ़ान 1999 यानी 1999 में आने वाले समंदरी तूफ़ान का एक्शन रीप्ले होगा। खासा ज़्यादा इसकी शिद्दत बताई जा रही है। कितनी शिद्दत इसकी हो सकती है, इसकी मुमकिन तबाहकारियाँ क्या हो सकती हैं और इन तबाहकारियों से बचने के लिए पाकिस्तान के अंदर क्या इकदाम किए गए हैं, इस पर आप रिपोर्ट देखिए। फिर चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे सरफराज साहब, उनसे बात करेंगे। बहरे अरब में समुद्री तूफान बाइपर जॉय की शिद्दत पाकिस्तान से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। तूफान के टकराने से साहिली इलाकों में शदीद नुकसानात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान के सबब समंदर में हवा की रफ्तार 180 से 220 किलोमीटर फी घंटा है। जब ये तूफान केटी बंदर से टकराएगा तो लहरों की ऊंचाई 8 से 12 फीट हो सकती है। तूफान पहुंचने से कबल ही कराची में गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से तूफान के मुमकिन खतरा से निपटने के लिए फौज तलब कर ली गई है, जिसने इमदादी कार्रवाइयों के लिए तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। शाह बंदर, जाती और केटी बंदर के समंदर के नजदीकी देहात से 90,000 के करीब अफराद का इनखला मुकम्मल कर लिया गया। शाह बंदर के जजीरों और बदीन से भी लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। वफाकी वजीर सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि समुद्री तूफान को काफी दिनों से मॉनिटर किया जा रहा है। तूफान ठट्ठा, बदीन और कुछ दीगर इलाकों से टकराएगा। अब ये नॉर्थ जाना शुरू हुआ है। पहले ये तवक्को थी कि थोड़ा और कराची या बड़े शहरों की तरफ हो। अभी भी मैं कहूँगी हम आपको बताते रहेंगे। तवक्को ये है कि ये लैंडफॉल करेगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलाया, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़, ये 14 से 16 जून तक सिवियर बारिशों और मतलब हाई इंटेंसिटी बारिशों और हवाओं, तेज़ और तुंद हवाओं की जद में ज़रूर होंगे। अगर साइक्लोन वहाँ नहीं पहुँच रहा है, लेकिन उसका जो एक असरात हैं वो एक पूरे हिस्से सिंध के पहुँचने वाला है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान से साहिली पट्टी पर आंधी और गर्द चमक के साथ 400 मिलीमीटर तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर और उमरकोट में 13 से 17 जून तक मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और मीरपुर खास में शदीद बारिश मुतवक्के है।
तूफान से कमजोर इमारतों, तामीरात और कच्चे मकानात को नुकसान पहुंच सकता है। माहीगीरों को 17 जून तक खुले समुद्र में न जाने की हिदायत जारी की हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने समुद्री तूफान से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सिंध और बलूचिस्तान के पीडीएम में हुकाम की तरफ से हंगामी मंसूबों और लॉजिस्टिक सपोर्ट की फाहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बैनुल-अक़वामी मौसमियाती मॉडल्स के जरिए समुद्री तूफान की मुसलसल निगरानी कर रहा है। पाकिस्तान में 24 साल के दौरान ये चौथा समुद्री तूफान होगा। जिस सिमत और रफ्तार से ये समुद्री तूफान बाइपरजॉय आगे बढ़ रहा है, इस पर इसे 1999 में आने वाली तूफान का एक्शन रिप्ले भी करार दिया जा रहा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक 2007 में समुद्री तूफान यमीन और 2010 के समुद्री तूफान फिट ने पाकिस्तान में काफी तबाही मचाई थी। खबररसां एजेंसी के मुताबिक ताकतवर समुद्री तूफान बाइपरजॉय भारतीय रियासत गुजरात के साहिल से टकरा गया है, जहां गर्द आलूद हवाओं और समुद्री तपेड़ों से कम 7 अफराद हलाक हो गए हैं। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के बायस साहिली इलाकों में दरख्त उखड़ गए हैं और कई मकानों की दीवारें गिर गईं, जहां इमदादी काम शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट आपने देखी। इसी तूफान के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरदार सरफराज साहब, जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। हमें बेहतर अंदाज में बता पाएंगे कि जो समुद्री तूफान है बाइपरजॉय, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, ये कितना नुकसानदेह हो सकता है पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सरदार साहब ज़रा फरमा दीजिएगा, क्या चांसेस हैं कि जो तूफ़ान है ये जब पाकिस्तान के साहिल से टकराएगा, पहले तो ज़रा ये कि टकराएगा भी या नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है कि शायद ये अपना रुख जो है वो तब्दील कर लेगा, क्या वाकईतन ऐसा है? अगर नहीं है, टकराएगा तो कितनी शिद्दत से टकराएगा, कितना नुकसान हो सकता है पाकिस्तान में इसके आने से? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो साउथ ईस्ट सिंध का साहिल है हमारा ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट, और उसके एडजॉइनिंग जो दूसरा सुजावल डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ की कोस्टल पट्टी के करीब से गुजरेगा। और ज़्यादा यानी उसका हिस्सा जो है ना इंडिया की तरफ, जो बॉर्डर के उस तरफ और कुछ इस तरफ हमारे, तो इस मतलब ये कि हमारी जो केटी बंदर है, जो तहसील है ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट की, एंड केटी बंदर और गुजरात के दरमियान से गुजरेगा या टकराएगा उस एरिया को। तो नुकसानात उसके ज़ाहिर है 3 बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं। बड़ी हाई इंटेंसिटी विंड्स चलती हैं और तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश का है खदशा रहता है, या उसके साथ एसोसिएट होती है साइक्लोन के साथ। और तीसरी ये कि जो किसी भी साइल से टकराता है तो स्टॉर्म सर्ज जनरेट होती है, तो हाई टाइड एक तरह से, तो वो 3 से 3.5 मीटर तक एक तरह से लहरें बुलंद हो सकती हैं। और उसके नतीजे में जो बिल्कुल नशेबी आबादी होती है पानी के साथ, समंदर की सतह के साथ मिली हुई, उसमें पानी अंदर आ सकता है, समंदर का पानी। ठीक है। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है सरदार साहब कि ये जो समुद्री तूफ़ान है, ये जो 1999 में तूफ़ान आया था, उसका एक्शन रिप्ले होगा, इससे क्या मुराद है? उस वक्त जो तूफ़ान आया था उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी, तो इस तूफ़ान से भी ये एक्सपेक्टेड है? उस वक्त तो ज़ाहिर तैयारियाँ उस नहज पर नहीं हो सकती थी, अभी तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त तैयारियाँ की गई हैं सिंध हुकूमत की जानिब से। जी बिल्कुल। वो पता नहीं लोग उसको उसके साथ क्यों इस तरह करते हैं, वो शायद रूट की वजह से, इत्तेफाक से जो उसका ट्रैक भी इससे मिलता जुलता ट्रैक था, इसी तरह साउथ ईस्ट अरेबियन सी में बना था और नॉर्थ वर्ड, पहले नॉर्थ वेस्ट वर्ड और फिर रिकर्व होकर नॉर्थ ईस्ट वर्ड आया था, तो ट्रैक आलमोस्ट उसी तरह का है इसका, लेकिन उसकी शिद्दत इससे ज़्यादा थी, एक बात। और दूसरा ये कि वो डायरेक्ट हमारे कोस्ट को हिट किया था उसने, इसी केटी बंदर और इसके अराउंड जो एरिया है इसको डायरेक्ट हिट किया था, और ज़्यादा पावरफुल था इससे। इसकी अब की दफ़ा जो है ये वो डायरेक्ट हिट नहीं है, वो इसका समझ लें कि पूरे 100-120 किलोमीटर या 150 किलोमीटर में से किसी जगह से गुजर सकता है। तो उसका, जैसे मैंने आपको बताया, कि ज़्यादा इम्कान ये है कि उसका जो बल्क ऑफ साइक्लोन होगा या क्लाउड मास होगा वो इंडियन साइड से गुजरेगा, और कुछ उसका पोर्शन जो है वो हमारी केटी बंदर साइड से गुजरेगा। तो होपफुली कि उतने डैमेजेस या उतने नुकसान नहीं होंगे उससे। ठीक है। अच्छा, बारिशों का आपने जिक्र किया, ये बारिशें किन इलाकों में हो सकती हैं? क्या इसका इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ सिंध तक रहेगा? कराची में हम देख रहे होंगे, इर्द गिर्द हम देख रहे होंगे, सिंध के शहरों में हो रही होंगी, या नहीं ये आगे भी ये सारा सिलसिला ट्रैवल करता दीगर सूबों तक भी पहुंचेगा? नहीं, देखिए साइक्लोन जहाँ से गुजरता है तो ज़ाहिर है साहिली इलाकों में ही ज़्यादा उसके असरात रहते हैं, या जो साहिली इलाकों के करीब जो दूसरे इलाके होते हैं, जैसे कराची के नज़दीक हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है, या दूसरे टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट हो गया, या इस तरह से। तो ज़्यादा बारिशों का इम्कान तो वही जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ठट्ठा, सुजावल,
उससे आगे बदीन, फिर मीरपुर खास और थरपारकर, उमरकोट, इन डिस्ट्रिक्ट्स में ज़ाहिर है कि बड़ी तेज़ बारिश मुतवक्के है अगले 3-4 दिन। आज तो हल्की फुल्की कहीं कहीं हुई है, कहीं नहीं हुई, लेकिन कल से ऑनवर्ड फिर जो 14, 15, 16 और 17 से 4 दिन जो अगले होंगे उसमें ज़ाहिर है कि तेज़ बारिशें मुतवक्की हैं इन तमाम इलाकों में। अगले 3 से 4 दिन में और तेज बारिशें मुतवक्के हैं। इत्तलात आ रही हैं सरदार साहब, आपके बेल में होगा कि भारतीय जो साहिली इलाका है उससे तो ये टकरा गया है, लेकिन अभी पाकिस्तान तक आने में, पहुंचने में इसको कितना वक्त लगेगा? कितना वक्त है हमारे पास अभी और मजीद तैयारियों के लिए, इससे निपटने के लिए? इसमें देखिए कि अभी कराची से इसका फासला, कराची के जनूब में मौजूद है 380 किलोमीटर नीचे, और इसी तरह से ठट्ठा से उसका कोई 370 किलोमीटर फासला बनता है। तो भारतीय साहिल से भी मैं एक वजाहत कर दूं, अभी टकराया नहीं है, अभी दूर है समंदर में, लेकिन ये कि जो उसकी आउटर मोस्ट पेरिफेरी होती है, जो क्लाउड बैंड होती है, उसकी वजह से वहाँ पर कुछ बारिश हुई होगी, और जाहिर है समंदर के अंदर से साइक्लोन जब गुजर रहा होता है तो वो साहिली इलाकों में फिर पानी ज्यादा चढ़ जाता है, तो उससे समंदर में तलातन तो ज्यादा पैदा हो जाता है, तो शायद उस वजह से लोगों ने कहा कि वहाँ टकरा गया। टकराया नहीं है, और टकराने का इसका 15 जून की दोपहर, परसों यानी 15 जून की दोपहर या फिर शाम में चांसेस होंगे कि यही केटी बंदर और इंडियन जो गुजरात है इसके दरमियान किसी जगह पर टकराएगा। 15 जून को हैं चांसेस जी। लेट्स सी, अल्लाह पाक खैर करें इंशाल्लाह। सब लोगों को महफूज बनाने के लिए सिंध हुकूमत बड़ा काम कर रही है। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। उनकी गुफ्तगू आप मुलाहिजा फरमा रहे थे इस तूफ़ान के हवाले से। नाज़रीन, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास चीन के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। उनका ये दौरा एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब चीन मशरिक़ वस्ता में दोस्ताना ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के ज़रिए अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास दौरे के दौरान अपने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली क्यांग से मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों में फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी समेत इलाकाई बैनुल-अक़वामी मसाइल पर तबादला ख़याल किया जाएगा। नाज़रीन, रवां बरस अप्रैल में चीन ने फ़लस्तीनियों और इजराइल के माबैन अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए मुआविनत की पेशकश की थी। इसी पस मंज़र में हम देख रहे हैं कि महमूद अब्बास के दौरे बीजिंग को ख़ास अहमियत दी जा रही है। इससे कबल चीन और फ़लस्तीनी सदूर के दरमियान मुलाकात जो है वो गुज़िश्ता साल दिसंबर में हुई थी। ये मुलाकात सऊदी अरेबिया में हुई थी, जिसमें चीनी सदर ने मसला फ़लस्तीन के जल्द, मुनसिफाना और पायदार हल के लिए काम करने का अहद किया था। अच्छा नाज़रीन, एक जानिब हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीनी सदर दौरे चीन पर हैं, तो दूसरी जानिब सऊदी अरब में फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा रियाज़ अल मालिकी ने सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात की है। इस मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात किस तरह से बढ़ाए जा सकते हैं, इसके लिए किन उमूर पर काम करने की ज़रूरत है, इस पर डिस्कस किया गया है। जिस तरह चीन ने अरब मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात को ख़त्म करवाने में अहम किरदार अदा किया है, क्या फ़लस्तीनी सदर के दौरे से मसला फ़लस्तीन के हल की राह भी हमवार हो सकेगी? इस पर आज हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास अपने वफ्द के हमरा चीन के दौरे पर हैं, जहां वो जुम्मे तक क़याम करेंगे। सरकारी फ़लस्तीनी खबरसा एजेंसी के मुताबिक सदर महमूद अब्बास दौरे के दौरान अपने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली क्यांग से मुलाकातें करेंगे, जिनमें फ़लस्तीन की ताज़ा तरीन पेशरफ्त के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी समेत इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इससे कबल चीन और फ़लस्तीनी सुदूर के दरमियान मुलाकात गुज़िश्ता साल दिसंबर में सऊदी अरब में हुई थी। सदर शी जिनपिंग ने मसला फ़लस्तीन के जल्द, मुनसिफाना और पायदार हल के लिए काम करने का अहद किया था। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक सदर महमूद अब्बास चीन का दौरा करने वाले पहले अरब सरबराह मुमलिकत हैं जो दोनों मुल्कों के अच्छे ताल्लुकात की मुकम्मल अक्कासी करता है। रिवायती तौर पर दोनों ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। रवां बरस अप्रैल में चीन ने फ़लस्तीनियों और इसराइल में अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए मुआवनत की पेशकश की थी। इस पस मंजर में महमूद अब्बास के दौरा बीजिंग को अहमियत दी जा रही है। चीन का मौक़िफ़ है कि उसने हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ कौमी हुकूक की बहाली और उनके जायज़ मकसद की मजबूती से हिमायत की है। CGTN ने चीन के वज़ीर ख़ारिजा चिन गॉन्ग के हवाले से बताया कि बीजिंग इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान
दो रियासती हल के तहत जल्द अज जल्द अमन मुज़ाकरात की बहाली का हामी है। उन्होंने इस पर चीन के मुतहर्रिक किरदार अदा करने की भी उम्मीद जाहिर की। गुज़िश्ता हफ्ते रियाज के दौरे के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने कहा था कि सऊदी अरब को वाशिंगटन और बीजिंग में से किसी एक का इंतखाब करने पर मजबूर नहीं किया जा रहा है। चीनी मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने अपने चीनी हममनसब चिनगोंग से मुलाकात की, जिसमें फ़लस्तीन की सूरत हाल और इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों से आगाह किया। इससे कबल दौरे सऊदी अरब के दौरान फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाज अल मालकी ने अपने सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात की थी, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया था। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक गुज़िश्ता एक बरस में मगरबी किनारे में इसराइल की फोर्सेज और फ़लस्तीनियों के माबैन झड़पों में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता माह गज़ा में इसराइली फौज ने जारहाना कार्रवाइयां करते हुए 33 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया था, जबकि रवां साल इसराइली कार्रवाइयों में बच्चों समेत 156 अफराद जामे शहादत नोश कर चुके हैं। अब बात करेंगे जी हम सूडान जंग की। ये इस जंग की बात करें तो हम जानते हैं कि दारुल हुकूमत जो है सूडान का खर्तूम, वहाँ एक बार फिर गोलाबारी और बम धमाकों की इत्तलात आ रही हैं। सरकारी फ़ौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के माबैन खूंरेज लड़ाई जारी है। मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई हमलों के ज़रिए RSF के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ पिछले 2 दिनों के दौरान खर्तूम शहर में 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। बमबारी के बायस मुतादिद इमारतें यहाँ तबाह कर दी गई हैं। नाज़रीन, दारुल हुकूमत के मशरक़ी इलाकों में तोपखाने से फरीकों को निशाना बनाया जा रहा है। दोनों फरीकैन एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। खर्तूम है, उम्मे-दुरमान है और दरियाए नील है, उसके संगम पर वाक़ शहर बाहरी, वहाँ पर भी मुतहारिफ फोर्सेस के माबैन शदीद झड़पें जारी हैं। फरीकैन भारी हथियारों के ज़रिए एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। इस सारी सिचुएशन के अंदर सऊदी अरब और अमरीका ने पेशकश ये की है कि अगर फरीकैन जद्दा एलामिये पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाएं तो वो उन्हें दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने को तैयार हैं। अच्छा नाज़रीन, ये जो लड़ाई है इसमें शिद्दत आने और जंग का दायरा कार वसी होने पर इंसानी इमदाद की फराहमी ज़ाहिर है कि बुरी तरह से मुतासर हुई है। गैर मुल्कियों का इनखला तेज़ हो चुका है। इस जंग में अब तक किसी फरीक को भी कोई वाज़ेह बरतरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन अवाम खाने पीने की अशिया, इलाज, मुआलजे और भूख से मौत के मुँह में जा रहे हैं। इस जंग के क्या नताइज बरामद हो सकते हैं और ये जो दोबारा से मुज़ाकरात की ऑफ़र की गई है इस पर फरीकैन क्या राय रखते हैं, इस बारे में ये रिपोर्ट देखते हैं। फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के माबैन झड़पें एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। मुल्क के कई हिस्सों में फिजाई हमले, गोलाबारी और मशीन गन्नों की आवाजें सुनाई दी गईं। खुर्तूम और उम्मे दरमान के साथ दरिया नील के संगम पर एक शहर बहरी वाक़े है। इन तीनों शहरों में हालिया खाना जंगी के दौरान मुतहारिफ फोर्सेस में ज्यादा शदीद झड़पें हो रही हैं। दारुल हुकूमत खुर्तूम में फरीकैन के माबैन झड़पें तेज हो गई हैं। शहर के मशरकी मज़ाफ़ात में तोपखाने से शदीद फायरिंग की जा रही है। एक रोज कबल फरीकैन ने 24 घंटे की जंगबंदी पर इत्तेफाक किया था, जिसका वक्त खत्म होते ही भारी हथियारों से पुरतशद्दुद झड़पों का आगाज कर दिया गया। दारुल हुकूमत अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हिरासत में ले लिया गया है। उन पर खुफिया दस्तावेजात रखने का इल्ज़ाम था। आपको आगाह कर रहे हैं अहम खबर से। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार हो गए, उनको हिरासत में ले लिया गया है। मियामी में फेडरल कोर्ट से उनको गिरफ्तार किया गया और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। खुफिया दस्तावेजात केस में उन पर फर्द जुर्म भी आयद की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप पर 31 इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। उनके मुआविन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हिरासत में ले लिया गया है। उन पर खुफिया दस्तावेजात रखने का इल्ज़ाम था। मियामी में फेडरल कोर्ट से उनको गिरफ्तार किया गया है और उन्हें अदालत में जल्द पेश किया जाएगा। खुफिया दस्तावेजात केस में उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप पर मुतअद्दिद इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, जबकि उनके मुआविन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं साबिक सदर अमरीकी सदर की गिरफ्तारी। डोनाल्ड ट्रंप हिरासत में ले लिए गए, उन्हें बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है और मियामी में फेडरल कोर्ट से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जहां जल्द उनको अदालत में भी पेश किया जाएगा और
खुफिया दस्तावेजात में उनके इस केस पर उन पर फर्द जुर्म भी आयद की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप पर मुतअद्दिद इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुतनाज़ शख्सियत, बहुत सारे मामलात पर, बहुत सारे मवाक़ों पर ज़ेर बहस रहे और उन पर तनकीद भी की जाती रही। अब उनके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, अमरीकी सदर साबिक डोनाल्ड ट्रंप को हिरासत में ले लिया गया है। उन पर खुफिया दस्तावेजात रखने का इल्ज़ाम था। मियामी में फेडरल कोर्ट से उनको गिरफ्तार किया गया है और उन्हें अदालत पेश किया जाएगा। खुफिया दस्तावेजात केस में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म भी आयद की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप पर मुतअद्दिद इल्ज़ामात हैं और उनके मुआविन को भी इस सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार हो गए। उन पर खुफिया दस्तावेजात रखने का इल्ज़ाम था। मियामी में फेडरल कोर्ट से उनको गिरफ्तार किया गया है और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। खुफिया दस्तावेजात केस में उन पर फर्द जुर्म भी आयद की जाएगी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप पर अब तक की इत्तलात के मुताबिक मुतअद्दिद इल्ज़ामात हैं और उनके मुआविन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। मुसल्लह फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के माबैन झड़पें एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। मुल्क के कई हिस्सों में फिजाई हमले, गोलाबारी और मशीन गन्नों की आवाजें सुनाई दी गईं। खुर्तूम और उम्मे दरमान के साथ दरिया नील के संगम पर एक शहर बहरी वाक़ है। इन तीनों शहरों में हालिया खाना जंगी के दौरान मुतहारिफ फोर्सेस में ज्यादा शदीद झड़पें हो रही हैं। दारुल हुकूमत खुर्तूम में फरीकैन के माबैन झड़पें तेज हो गई हैं। शहर के मशरकी मजाफात में तोपखाने से शदीद फायरिंग की जा रही है। एक रोज कबल फरीकैन ने 24 घंटे की जंगबंदी पर इत्तेफाक किया था, जिसका वक्त खत्म होते ही भारी हथियारों से पुरतशद्दुद झड़पों का आगाज कर दिया गया। दारुल हुकूमत खुर्तूम में लड़ाई के दौरान फौज के फिजाई हमलों में 7 शहरी मारे जाने की इतलात हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे ने रिपोर्ट किया कि खुर्तूम और शुमाल में वाक़ शहर उम्मे दरमान के मुजाफाती इलाके में भारी तोपों की गोलाबारी और जनूबी खुर्तूम की शाहरा अल हवा में भारी हथियारों के साथ झड़पें हुई हैं। सरकारी फौज फिजाइया की मदद से RSF के ठिकानों को अपने हमलों का निशाना बना रही है। सऊदी अरब और अमेरिका ने जद्दा मुआहदे के तहत फरीकैन को इकट्ठा किया, जिसके बाद 5 से 7 दिन के लिए जंग बंदी का ऐलान किया जाता रहा, लेकिन दोनों फरीकैन एक दूसरे पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते रहे। चंद रोज कबल सुडानी फौज ने इन इल्जामात पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए RSF के खिलाफ फैसला कुन जंग का ऐलान किया था। सऊदी अरब और अमेरिका ने एक बार फिर पेशकश की है कि अगर फरीकैन जद्दा एलामिया पर अमल करने को तैयार हों तो वह एक बार फिर फरीकैन को मुज़ाकरात की टेबल पर लाने को तैयार हैं। दोनों ममालिक का मजीद कहना है कि जंगबंदी के नतीजे में अहम इंसानी इमदाद की फराहमी और इतमाद साजी के लिए इकदाम किए गए, लेकिन हालिया लड़ाई ने इस सिलसिले को फिर से मुतासर कर दिया है। दूसरी जानिब सूडान के जंगजदा इलाके से गैर मुल्कियों के इनखला का अमल जारी है। तुर्की की वजारत खारजा के मुताबिक अब तक 1961 तुर्क शहरियों समेत 2382 अफराद की नकल मकानी मुकम्मल कर ली गई है। इथियोपिया के रास्ते 1478, मिस्र के रास्ते 48 और सऊदी अरब के रास्ते 59 अफराद को तुर्की पहुंचाया गया। 715 अफराद ने पोर्ट सूडान और 82 तुर्क अफराद ने खुर्तूम वादी सैयदना के जरिए नकल मकानी की। आदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल से लेकर अब तक सरकारी फौज और RSF के माबैन लड़ाई में 1800 अफराद हलाक और 20 लाख बेघर हो चुके हैं, जबकि 4,76,000 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने पड़ोसी ममालिक में पनाह ले रखी है। रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल में दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते जरूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद।
برطانیہ کے شہر نوٹنگہم کے مصروف ترین علاقے سٹی سینٹر میں 3 مختلف حملوں میں 3 افراد ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق پولیس کو سٹی سینٹر کے الیکسٹن روڈ سے چاقو کے وار سے 2 افراد کے قتل کی اطلاعات موصول ہوئیں، جن کے بعد سڑک کنارے سے ایک اور شخص کی لاش ملی۔ پولیس نے علاقے سے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق نوٹنگہم میں سٹی سینٹر کے علاقے میں ملٹن سٹریٹ پر ایک اور واقعے میں سفید رنگ کی ایک وین کی ٹکر سے 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تینوں واقعات کا آپس میں تعلق ہو سکتا ہے۔ پولیس نے واقعات سے متعلق تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ شمال مشرقی شام میں ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 22 امریکی فوجی زخمی ہو گئے۔ امریکی مرکزی کمان سینٹکوم کے مطابق مشرقی شام میں ایک ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہوا۔ زخمیوں کو ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے، جن میں سے 10 کی حالت نازک ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں ہزاروں مردہ مچھلیاں بہہ کر ساحل پر آ گئیں۔ ساحل سے مچھلیاں ہٹانے کے لیے صفائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو ساحل پر نہ جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مچھلیاں پانی میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دم گھٹنے سے ہلاک ہوئی ہیں۔ بھارت کی ریاست راجستھان میں انوکھی بارات نے دیکھنے والوں کو بھی حیران کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دولہا پرکاش چودھری 51 ٹریکٹروں پر 200 سے زائد افراد کے ہمراہ اپنی بارات لے کر پہنچا تو دیکھنے والے بھی دیکھتے رہ گئے۔ دولہا کے والد نے بتایا کہ ان کے خاندان میں 20 سے 30 ٹریکٹر ہیں، جبکہ 200 کی مدد سے 51 ٹریکٹر کا انتظام کیا۔ شمالی کورین رہنما کم جونگ ان نے خودکشی کو سماجی بغاوت قرار دیتے ہوئے پابندی عائد کر دی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق شمالی کورین رہنما نے یہ پابندی ملک میں خودکشیوں کے بڑھتی ہوئی شرح کے بعد عائد کی ہے۔ اس خفیہ حکم نامے میں انہوں نے مقامی حکام کو لوگوں کو خودکشی سے روکنے کے لیے اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ حکم کے مطابق کسی شخص کے خودکشی کرنے کی صورت میں مقامی حکام کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ برلن میں ہونے والے اسپیشل اولمپک گیمز میں شرکت کے لیے مختلف ممالک کی ٹیموں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ 17 افراد پر مشتمل پاکستانی اسپیشل اولمپکس ٹیم برلن پہنچ گئی ہے۔ پاکستانی دستے میں 54 مرد اور 33 خواتین کھلاڑی شامل ہیں۔ برلن ایئرپورٹ پہنچنے پر پاکستانی سفارتخانے کی وفد نے ایتھلیٹس کا استقبال کیا۔ اسپیشل اولمپک گیم 17 سے 25 جون تک جاری رہیں گی۔ ایونٹ میں 190 ممالک سے 7000 ایتھلیٹس حصہ لے رہے ہیں، جس میں 26 مختلف کھیلوں کے مقابلے رکھے گئے ہیں۔